अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द एंजाइम्स। लास्ट टाइम अभी हमने जो है वो डिस्कस किया है, वो डीएनए को डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या चीज़ है? एंजाइम्स के हवाले से हम बात करें तो एंजाइम्स ये हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन कि ये हमारे पास जो है वो ऐसे जो है वो प्रोटीन्स हैं, ये ऐसी जो है वो हमारे पास ये चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं जी, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रही हैं विदाउट बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। आपके पास चैप्टर नंबर 3 इसमें इन डिटेल वो एंजाइम्स के रिलेटेड जो है वो आपके पास है, आपको सारे कंटेंट्स वहां से जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, एंजाइम्स क्या है जी? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं ये। ठीक है, तमाम के तमाम एंजाइम्स प्रोटीनिक इन नेचर हैं। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि तमाम प्रोटीन्स एंजाइम है, नहीं, तमाम एंजाइम प्रोटीन्स हैं। लेकिन बाकी अगर हम प्रोटीन्स में देखें तो एंजाइम के अलावा और भी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो खैर एंजाइम्स के हवाले से हम बात करें तो एक एंजाइम्स का जो ग्रुप है राइबोजाइम्स, वो आरएनए नेचर है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें ना कि 100% बस के तमाम एंजाइम सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोटीन ही होते हैं, अदर देन प्रोटीन तो एंजाइम पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, राइबोजाइम्स की डिस्कवरी हो चुकी हुई है। राइबोजाइम्स आर आरएनए नेचर। जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, वेरी स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर है उनका। ठीक है, और ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है वो इसमें मौजूद है, इसकी जो स्ट्रक्चर और इसकी जो है वो चार्जेस, इसकी शेप, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम, शेप ऑफ एंजाइम, ये सारी चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक है। एंजाइम्स बड़े सेंसिटिव हैं, एक्वस मीडिया में ही काम करते हैं। ठीक है, और ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट बीइंग यूज्ड। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 3 में इसकी और भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि एक तो ये एंड प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर अफेक्ट नहीं करते, बहुत थोड़ी मिकदार में जब इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कुछ एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में भी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक चीज इसमें जो आपने पढ़ी हुई है वो कंफर्म है कि एंजाइम के काम करने का तरीका कार ये है कि एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये ऐसे ही समझ लें कि आपके पास एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने उस पत्थर को एक पहाड़ से फेंकना है नीचे। सपोज ये आपके पास ये पहाड़ पे यहाँ पर वो पत्थर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो आपने इधर यहाँ नीचे उसको फेंकना है। तो क्या करेंगे? पहले आपको थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा, इसको यहाँ तक लाके एक्साइटेड स्टेट पर लाना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे तो ये तेजी से जो है वो नीचे आता जाएगा। ऐसे एंजाइम क्या करते हैं? ये बेसिकली ये वो पुश दे रहे हैं, ये जो है वो रिएक्टेंट को उनकी एक्साइटेड स्टेट पे ला रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर एंजाइम मौजूद है तो उसकी मदद से हम जल्दी वो एक्साइटेड स्टेट पे ले आएंगे। अगर एंजाइम मौजूद नहीं है तो तब भी वो रिएक्शन हो तो जाएगा लेकिन देर लगेगी। जैसे ये दिखाया गया है, ये रेड लाइन एक दिखाई गई है कि जिसमें रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में विदाउट एंजाइम। आप यहाँ पर नोट करें कि इनको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन जब यही एंजाइम मौजूद है तो ये ब्लू लाइन दिखाई गई है उस रिएक्शन रेट की, तो आप देखें यहाँ पर एनर्जी कितनी सी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है एंजाइम क्या करते हैं? दैट डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के कम होने से रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाता है और ज्यादा स्पीडी जो है वो होता है। एंजाइम की अगर हम लोकेशन को देखें, एंजाइम कहाँ कहाँ मौजूद है सेल में। ठीक है, तो ये सेल के अंदर ज्यादा है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी कुछ एंजाइम जो है वो मौजूद हैं, और ये ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें एक्स्ट्रा सेलुलर नजर आते हैं। ठीक है, और हमारी जो है वो बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ऐसे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह में, वहां पर हमें जो है वो कुछ नजर आएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो बहुत थोड़े ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, जैसे गट के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर मौजूद जो एंजाइम है। ज्यादा जो एंजाइम है वो क्या है? वो हमारे पास जो है वो इंट्रा सेलुलर मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद है। और जो सेल के अंदर मौजूद है दे मे बी फ्री इन साइटोसोल। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की एग्जांपल ले लें, ग्लाइकोलाइसिस के आपको एंजाइम साइटोसोल में जो है वो मिलेंगे। ठीक है, एंड दैट मे बी विद द
ऑर्गेनेलिज, विद इन द ऑर्गेनेलिज, बाउंड टू ऑर्गेनेलिज। जैसे रेस्पिरेशन के एंजाइम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम आपको कहाँ मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे। तो इसका मतलब एंजाइम की लोकेशन सेल के अंदर वेरी कर रही है। एंजाइम मे बी अटैच विद द मेम्ब्रेन्स और मे बी फ्री विद इन द साइटोप्लाज्म। अब एक एंजाइम की जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एंजाइम के दो हिस्से आ जाते हैं। एक एंजाइम का प्रोटीनिक पार्ट है और एक एंजाइम का नॉन प्रोटीनिक पार्ट है। द प्रोटीनिक पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम। ये जो प्रोटीनिक पार्ट है इसको हम एपोएंजाइम भी बोलते हैं। और जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। ठीक है, एपोएंजाइम और कोफैक्टर जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से कंप्लीट एंजाइम बनता है जिसको हम नाम देते हैं होलो एंजाइम। होलो हुल से है, मुकम्मल एंजाइम बनता है, जो आपकी बुक में मेंशन भी है ये है एपोएंजाइम और होलो एंजाइम। जो होलो एंजाइम है उसमें कोफैक्टर भी है, उसमें प्रोटीनिक पार्ट भी है, दैट इज फुली रेडी टू कंप्लीट द रिएक्शन। ये जो प्रोटीनिक पार्ट है इसके भी दो हिस्से हैं, एक इसका ग्लोबुलर पार्ट है जिसमें बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड होंगे और एक इसकी एक्टिव साइट है जिसमें थोड़े अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, और एक्टिव साइट वो जगह है जिसके साथ जो है वो आपके सबस्ट्रेट में अटैच होना है। सबस्ट्रेट्स आर द रिएक्टेंट ऑफ द कैटालिसिस। जो एंजाइम एक्शन का जो है वो रिएक्शन जो भी उसमें रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिव साइट इसके भी दो रीजन है। एक इसकी जो वो बाइंडिंग साइट है जिसने सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करना है और जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड होगा, ठीक है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्या होगा, फौरन ही कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होगी और वो जो है वो उसमें लगे हुए सबस्ट्रेट को कैटालाइज करके इनटू प्रोडक्ट चेंज कर देगी। ये जरूरी नहीं है कि एंजाइम सिर्फ ब्रेक डाउन ही कर रहे हो। एंजाइम एक बड़े सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करके उसको छोटे में भी चेंज कर सकते हैं। एंजाइम छोटे सबस्ट्रेट्स को आपस में जोड़ के बड़ी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। एंजाइम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ एंजाइम वो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हैं। ठीक है, कुछ ऑक्सीडेजेस भी हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं, कुछ सिर्फ रिडक्शन करवाने वाले भी हैं। ठीक है, वो वैरायटी हमारे पास फंक्शन के एतबार से जो है वो और क्लासेस उसके जो है वो फंक्शनिंग के एतबार से हमने बनाई है। जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है एंजाइम का दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। ठीक है, ये जो कोफैक्टर है ये हमारे पास एक चीज तो कंफर्म है कि ये नॉन प्रोटीनिक है, लेकिन अगर ये इनऑर्गेनिक है और डिटैचेबल है, मेटालिक आयन है कोई और डिटैचेबल है, आसानी से जो है वो डिटैच हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर। और अगर ये जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है और इजीली डिटैच हो रहा है, डिटैचेबल भी है लेकिन ऑर्गेनिक इन नेचर है, दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम। ठीक है, जैसे NAD वगैरह ज्यादातर विटामिन्स जो है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कोएंजाइम बनाने के लिए। और अगर जो है वो कोई हमारे पास ऐसी चीज है जो नॉन डिटैचेबल है, परमानेंटली अटैच्ड है एंजाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज आ गई। हमारे पास जो है वो इसमें कोएंजाइम, ठीक है, एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो है वो आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो एंजाइम है इसमें एक्टिव साइट का काम क्या है और उसमें बाकी पार्ट्स का जो है वो काम क्या है। एंजाइम्स जो है वो इनके मतलब ख्याल किया जाता है ये स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग साइट्स हैं इसमें मौजूद एक्टिव साइट्स। ठीक है, और ये एक्टिव साइट दो रीजन्स पर मुश्तमिल होती हैं और वो जो दो रीजन्स हैं हमारे पास, एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालिटिक साइट है। मैंने अभी पहले ही जो है वो बात की थी कि जो हमारे पास बाइंडिंग साइट है उसका काम है सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना और रिकॉग्नाइज करके उसको बाइंड करके, ठीक है, उसकी मदद से जो है वो क्या बना देना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देना। उसके बाद हमने बात की थी कैटालिटिक साइट की। कैटालिटिक साइट का काम है कि जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद क्या करना, सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर देना इनटू इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसमें दोनों का जो है वो रोल आ गया।
तो ये क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कौन कौन से जो वो पार्ट्स हैं एंजाइम के और उनके आगे क्या क्या रोल है। ठीक है, ये तीनों के तीनों इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस की भी हैं। एक्टिवेटर क्या है, कोएंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, उनकी नेचर और उनके एग्जांपल्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम ग्रुप की जो है वो एग्जांपल दी हुई है, बायोटिन इसकी एग्जांपल है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो इसमें फ्लेविन इसकी जो है वो एग्जांपल है। ये सारे जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स जो है वो मौजूद है। अब काम कैसे करता है एंजाइम, इस तरह से वो हमने एक्टिवेशन एनर्जी का तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक मतलब मैकेनिज्म क्या है। एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करता है एक्टिव साइट के अंदर, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट होता है फिर आगे एंजाइम और प्रोडक्ट्स में। ठीक है, वो एंजाइम जो है वो फिर दोबारा से रेडी है, रीयूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात कि जब एंजाइम बार बार रीयूज हो रहे हैं तो फिर नए क्यों बनते हैं? ठीक है, जब वो कंज्यूम ही नहीं होते तो नए क्यों बनते हैं? और फिर एंजाइम बनते कहाँ पर हैं? राइबोसोम्स एंजाइम्स को बना रहे हैं, प्रोटीन की नेचर है ना, तो राइबोसोम्स एंजाइम्स को बना रहे हैं। और ये जो एंजाइम्स बन रहे हैं हमारे पास, ये एंजाइम्स जो है, ये एंजाइम्स तमाम के तमाम, इसके वाले से अगर हम बात करें तो ये एंजाइम ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म में आए, इन्होंने अपनी जो है वो आगे फंक्शनिंग की सारी की सारी, लेकिन अपनी फंक्शनिंग के दौरान इनकी आहिस्ता आहिस्ता डीनेचरेशन है। ठीक है, ये ऐसी है, समझ ले कि मैं कहूँ कि टीचर का नॉलेज खत्म नहीं होता, टीचर इज अ कैटलिस्ट, एक बेस्ट एग्जांपल है एंजाइम की। ठीक है, वैसे ये सेलुलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नहीं है उस तरह से, मतलब एंजाइम की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा नॉलेज तो खत्म नहीं हो रहा, कंज्यूम तो नहीं हो रहा नॉलेज। ठीक है, ये तो जस्ट नॉलेज। तो एंजाइम भी जो है वो जब रिएक्शन करवाते हैं तो वो उस तरह से कंज्यूम नहीं होते, वो रीयूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही है कि जैसे टीचर जितना पढ़ाता जाएगा, काम करता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता थक जाएगा, रिटायर होगा और पीछे जो है वो नए जरूरत जो है वो पड़ती रहेगी। सेम केस ये है कि सेल में फंक्शनिंग के दौरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम की डीनेचरेशन की वजह से, ठीक है, एंजाइम्स की डीनेचरेशन की वजह से नए एंजाइम्स जो है वो साथ में जो है वो बनने हैं। ठीक है, नए एंजाइम्स जो है वो साथ में बनने हैं। अब हम बात करते हैं जी कि एंजाइम के साथ को फैक्टर अटैच है या नहीं है। उसकी बेस पे हमने जो है वो एप्को एंजाइम और होलो एंजाइम बनाया कि विदाउट को फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज एप्को एंजाइम एंड विद को फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम। ठीक है, ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जो बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। ठीक है, उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, हेलो, आई थिंक कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है आज। ठीक है, तो इसमें वॉइस की क्लैरिटी, हेलो, जी आई थिंक कि अब आपकी आवाज़ जो है इसमें क्लैरिटी ज़्यादा होगी पहले से। पहले हम डिस्कस करते हैं। एंजाइम जब बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ तो किस तरह से बाइंड करता है? दो तरह के मॉडल हैं, एक लॉक एंड की मॉडल है और एक इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल, दो तरह के मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या है? लॉक एंड की मॉडल जो है, इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम एक लॉक है, सबस्ट्रेट एक की है। ठीक है, एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट होती है वो समझ लें लॉक के अंदर जो की होल है वो है। ठीक है, अब जिस तरह से एक स्पेसिफिक की ही ओपन करती है स्पेसिफिक लॉक को, ऐसे ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही एक स्पेसिफिक एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट करता है। ये लॉक एंड की मॉडल है। ठीक है, ये लॉक एंड की मॉडल है। इसके मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है। इसके मुताबिक जो है, जो एंजाइम है वो रिजिड एक शेप है, रिजिडिटी में है। और ये मॉडल इतना ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा जो मॉडल है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड मॉडल है, दैट इज द इंड्यूस फिट मॉडल।
इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है वो अपनी शेप की बेस पे जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता सबस्ट्रेट को, बल्कि वो अपने चार्जेस की बेस के ऊपर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। और एक एंजाइम जो है वो अपने चार्जेस की बेस के ऊपर जो है कि वो अपने साथ रिकॉग्नाइज करके, ये देखें जैसे ये सबस्ट्रेट की शेप यहाँ पर देख लें और इधर एक्टिव साइट की शेप देख लें, लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन क्या होगा, ठीक है, ये इस तरह से है कि ये एक एंजाइम के साथ, एक एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा। ये आपको नजर आ रहा है जी मेरा हाथ, इसमें देखें हाथ की ये जो शेप है इसकी कुछ और है, और इसमें ये जो है वो सबस्ट्रेट आके लगा। अब जब सबस्ट्रेट आके लग गया, चार्जेस सेम थे उसके मुताबिक आके लग गया, उसके बाद क्या होगा कि ये जो एंजाइम है अपने अंदर चेंजेस ले आएगा, और चेंजेस लाते लाते ये इस तरह से चेंजेस लेके आएगा कि सबस्ट्रेट को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा फिट कर, ये जो फिटिंग है ज्यादा से ज्यादा उसको अपने अंदर फिटिंग बढ़ा लेना, इंड्यूस फिट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मॉडल है, इस मॉडल के मुताबिक जो है वो क्या है कि एक एंजाइम जो है वो उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, वो अपनी शेप को मॉडिफाई करता है, और अपनी शेप को मॉडिफाई करते हुए अपने साथ अटैच करता है सबस्ट्रेट को, और अपने आप को जो है वो फिर मॉडिफाई करते हुए उसको अपने अंदर ज्यादा फिट करके सबस्ट्रेट को अल्टीमेटली जो है वो चेंज हो जाता है इनटू प्रोडक्ट्स, जो है वो उनको चेंज कर देता है सबस्ट्रेट को, और फिर एंजाइम दोबारा अपनी शेप को अचीव कर लेता है। तो इसका मतलब है इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम की जो शेप है वो, एंजाइम की जो शेप है वो जो है वो चेंजेबल है, वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है, इस मॉडल के मुताबिक। अब कुछ फैक्टर्स हैं एंजाइम के रेट को जो है वो अफेक्ट करने वाले, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, और उसके अलावा हम इनहिबिटर्स की जो है वो बात करेंगे। तो एक तो कंसंट्रेशन है, एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है हमारे पास कि सपोज आपके पास एंजाइम वर्कर है और सबस्ट्रेट वर्क है, आपके पास काम है ही नहीं, और वर्कर्स आपके पास बहुत ज्यादा भी हों तो काम की रफ्तार तो कुछ भी नहीं, क्यों करने को काम ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास काम करने को बेशुमार पड़ा हुआ है, वाफर है, ठीक है, काम करने को वाफर है, और काम करने वालों की तादाद, अब यहां पर डिपेंड करता है जितने ज्यादा काम करने वाले होंगे उतना ज्यादा तेजी से काम होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो तब जैसे जैसे आप एंजाइम की तादाद बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सबस्ट्रेट लिमिटेड है देन रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम बट अप टू अ लिमिट। और वो लिमिट क्या है, वो लिमिट वही है कि आपके पास सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। इसी तरह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है। आपके पास काम करने को बहुत ज्यादा हो, आगे काम करने वाले भी बहुत ज्यादा हो, अगर आपके पास एंजाइम अनलिमिटेड है तो आप सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रेट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एंजाइम भी लिमिटेड है और सबस्ट्रेट भी थोड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो एंजाइम एक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर भी, कि वहां पर जो है वो पहले रिएक्शन स्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एंजाइम वाफर है रेट बढ़ता चला जाएगा, डायरेक्ट उसमें जो है वो इंक्रीज है। अगर एंजाइम की अवेलेबिलिटी थोड़ी है तो जब तक एंजाइम की अवेलेबिलिटी है तब तक रेट बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद जो है एंजाइम का रेट मजीद नहीं बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर आप ग्राफ में देख लें कि जब तक एक्टिव साइट अवेलेबल थी, ठीक है, एक्टिव साइट के अवेलेबल होने की वजह से, ठीक है, एक्टिव साइट के अवेलेबल होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो है वो एंजाइम सैचुरेटेड हो गए रेट ऑफ रिएक्शन रुक गया, उसके बाद वो मजीद आगे ना बढ़ा। इस तरह से ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर का रोल है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करती है, ठीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, जैसे ही वो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है, उस रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होने के बाद वो जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है जिस टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर।
ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव होने के बाद जब आप मजीद उसको टेम्परेचर देंगे तो हीट क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन अमंग द एटम्स जो है वो इंक्रीज होगी और वो जो है वो एंजाइम डीनेचरेशन की जानब जाएगा। इट्स मीन दैट कि टू मच इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स। ऐसे ही जो है वो पीएच वैल्यू कि हर एक एंजाइम की एक अपनी ऑप्टिमम पीएच है। जैसे आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है और उस टेबल के अंदर पेप्सिन की पीएच 2 का जिक्र दिया हुआ है, ठीक है। मुख्तलिफ जो है वो एंजाइम्स की जो वो पीएच वैल्यूज दी हुई हैं, आप उस टेबल में पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज कंफर्म है कि हर एक एंजाइम की जो जो पीएच उसके पास ऑप्टिमम पीएच है, वो अगर मिलेगी वहां पर वो मैक्सिमम काम करेगा। अगर उसमें स्लाइट चेंज आ जाएगी पीएच में तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होगा, क्योंकि चेंज इन पीएच चेंज द आयनाइजेशन, और जब चेंज इन आयनाइजेशन होगी तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम चेंज आ जाती है पीएच में, दैट लीड्स टू डीनेचरेशन। तो इसका मतलब है हर एंजाइम को प्रॉपर काम करने के लिए एक ऑप्टिमम जो है वो पीएच रिक्वायर्ड होती है, और वो पीएच मिलेगी तो एंजाइम जो है वो सही तरह से जो है वो काम करेंगे, ठीक है। ये पीएच वैल्यूज दी हुई हैं टेबल के अंदर। जैसे इसमें पेप्सिन एंजाइम है, स्टमक में मौजूद होता है। सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम है। एंटीरोकाइनेज भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। ये जो है वो एक्टिवेट करता है बेसिकली उसको काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन के अंदर। इसी तरह से सलाइवरी माइलेज है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। कैटालेज है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। काइमोट्रिप्सिन है, ये भी डाइजेस्टिव, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम है। आर्जिनेज जो है वो यूरिया साइकिल के अंदर होने वाला जो उसमें, तो हर एक की, तो इसमें आप देख लें आर्जिनेज जो है वो बेसिक पीएच पे काम कर रहा है, पैंक्रियाटिक लाइपेज बेसिक पे काम कर रहा है, काइमोट्रिप्सिन ये न्यूट्रल 2 बेसिक पे काम कर रहा है। कैटलेज जो है ये जो है वो आपके पास ये स्लाइटली जो है वो एसिडिक स्लाइटली बेसिक पे काम कर रहा है। सलाइवरी मालेज स्लाइटली एसिडिक पे काम कर रहा है, और बाकी जो है वो एसिडिक पीएच के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। एंजाइम को एक और जो है वो रोकने वाले वो इनहिबिटर हैं, एंजाइम के काम को रोकने वाले। इनहिबिटर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंजाइम को आके ऑक्यूपाई कर लेगा आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर, या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो आके लग तो जाएगा, अटैच तो हो जाएगा एंजाइम के साथ, लेकिन उसको प्रोडक्ट में वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे पॉइजन है, एंटी बॉडीज हैं, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इनहिबिटर के तौर पर। इनहिबिटर दो तरह के हैं, एक हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर है और दूसरे रिवर्सिबल इनहिबिटर है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो एक दफा आके अटैच हो जाएं तो वो परमानेंट अटैच हो जाते हैं, या वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को, एंजाइम काम के काबिल नहीं रहता। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो आके अटैच हो जाएं तो आर्जी तौर पर अटैच होते हैं, ठीक है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये डिटैच भी हो जाते हैं, ठीक है। और ये अटैच कहाँ पर होते हैं, ये मतलब इसमें अगर आके एक्टिव साइट में अटैच होते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं, और अगर ये अदर देन एक्टिव साइट अटैच होंगे तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ये या तो परमानेंट ब्लॉक करेंगे, फिजिकली ब्लॉक करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को, इस तरह से जो है वो परमानेंटली जो है वो एंजाइम काम के काबिल नहीं रहेगा। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है, अगर तो वो एंजाइम को टेम्परेरी ब्लॉक कर रहे हैं विद बाय अटैचिंग विद द एक्टिव साइट, तो ऐसे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को हम कॉम्पिटिटिव कहते हैं, ठीक है। और जो अदर देन एक्टिव साइट लगेंगे उनको हम नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं, ठीक है। हम अब इनको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को डिस्कस कर लेते हैं। आप इसमें देखें दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी, एक एक्टिव साइट जो है वो इसमें आपको प्रोमिनेंट नजर आ रही है, ठीक है, और एक एक्टिव साइट के एग्जैक्ट अपोजिट होती है, और इसको हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक, एलो डिफरेंट, स्टीरिक पोजीशन, ये ग्लोसरी के अंदर काम दी हुई है। वो एंजाइम्स वो इनहिबिटर्स जो आके एक्टिव साइट में लगे वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, और वो इनहिबिटर जो आके अदर देन एक्टिव साइट लगे, ठीक है, उनको हम नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। और नॉन कॉम्पिटिटिव में हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है एलोस्टेरिक एंजाइम की, एलोस्टेरिक इनहिबिशन की, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक्टिव साइट के एग्जैक्ट अपोजिट एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होते हैं और एलोस्टेरिक इनहिबिशन का सबब बनते हैं।
तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम एक और नाम भी दे देते हैं कि इनमें एलोस्टेरिक भी आ जाते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं ये तो आके सबस्ट्रेट में ही वो उसमें एक्टिव साइट में ही लगेंगे। ये कौन से होते हैं, इसके वाले से अगर हम बात कर लें तो जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, ये एक एंजाइम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, पढ़ा हुआ है आपने ये क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में आपने पढ़ा है कि सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, ठीक है। और वहां पर आपने साथ में पढ़ा था कि जब ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये जो है वो हाइड्रोजन निकल के ये क्या करती हैं, FAD को चेंज कर देती हैं FADH2 में। ये आपने जो है वो पढ़ा था उसमें क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो खैर ये एंजाइम सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ये क्या कर रहा है, ये सक्सिनिक एसिड को इसको ये कर रहा है हाइड्रोलाइज, इसको जो है वो कैटलाइज कर रहा है और कैटलाइज करके सक्सिनिक एसिड को चेंज करता है इनटू फ्यूमेरिक एसिड और साथ में हाइड्रोजन निकल जाएंगे। अब ये जो सक्सिनिक एसिड की जो शेप है, इसकी शेप और इसके ऊपर ये जो चार्जेस हैं, खासतौर पर ये जो दो ऑक्सीजन की वजह से चार्जेस, ऐसी ही शेप और ऐसे ही चार्जेस ये जो है वो इसके मेलानिक एसिड के भी हैं। मेलानिक एसिड एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन उसकी शेप भी वैसे है और उसमें चार्जेस भी वैसे हैं जैसा कि सक्सिनिक एसिड में थे। लिहाजा क्या होता है बाजुकात कि इस एंजाइम में आके मेलानिक एसिड लग जाता है और जब वो आके लग जाता है दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेलानेट है या मेलानिक एसिड है ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किस चीज का, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का, ठीक है। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का ये क्या है, एक हमारे पास ये उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये कंसंट्रेशन में ज्यादा होंगे तो ये इनहिबिट करेंगे। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इस इनहिबिटर की कंसंट्रेशन से बढ़ जाएगी तो ये जो है वो रिप्लेस कर देंगे और सबस्ट्रेट जब अपना अटैचमेंट जो है वो शो कर देंगे, ठीक है। दैट इज अबाउट द इनहिबिटर एंड दैट इज अबाउट द एंजाइम्स, ठीक है। ये हमारा जो है वो टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपको